हमने अभी तक 32 सीरीज़ यूट्यूब के प्लेलिस्ट पे डाल दिया है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। आज हमारा 33वें नंबर का सीरीज़ है और इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन और इस पूरे वीडियो का 331वां नंबर का क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। डीपा डी पुरातात्विक किस जिले में है? ये डीपा डी एक पुरातात्विक स्थल है, आपको बताना है कि ये किस जिले में पड़ता है। तो दोस्तों डीपा डी जो है वो बस्तर, दुर्ग, रायगढ़, सरगुजा, बताना है आपको किस जिले में पड़ता है। तो डीपा डी बहुत फेमस जगह है जो कि सरगुजा जिले में पड़ता है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में यह डीपा डी पड़ता है। डीपा डी सरगुजा जिले में स्थित है। यह अंबिकापुर से 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ 8 से 12वीं सदी के शैव व शाक्य संप्रदाय के पुरातात्विक अवशेष बिखरे हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, शैव और शाक्य संप्रदाय के पुरातात्विक अवशेष प्राप्त किए जाते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन का लेवल आपका ये हो सकता है। यहाँ आसपास कई शिव मंदिर रहे हैं। डीपा डी की मैथुनी मूर्तियाँ आप समझ सकते हैं कि ड्यूरिंग इंटरकोर्स ये सारी मूर्तियाँ है जो खजुराहो शैली की बनी हुई है ना। तो खजुराहो में जो एमपी में पड़ता है उन शैली पर छत्तीसगढ़ के डीपा डी जो कि सरगुजा जिले में पड़ता है, वहाँ ऐसा मूर्तियाँ देखी जा सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा 332 नंबर का है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना है। एक कलचुरी प्रशासन से संबंधित है यह जो प्रश्न है वो, तो इसको आपको बताना है। पहला है छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। आपको बताना है कि ये राजतंत्रात्मक था, ये गणतंत्रात्मक था या कोई और शासन था। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कलचुरी प्रशासन तो ये बिल्कुल करेक्ट है, कलचुरी प्रशासन राजतंत्रात्मक था। दूसरा देखिए, प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। देखिए प्रशासन में राजा की सहायता के लिए मंत्रियों का परिषद हुआ करता था जिसे कहा जाता था क्या, अमात्य, जिसे क्या कहा जाता था, अमात्य। तो ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। तीसरा है गांव के प्रशासन का प्रमुख प्रधान होता था। आपको बताना है प्रधान नाम का टर्म वर्तमान में पंचायती राज में चलता है, जो कि गांव के मुखिया को प्रधान कहा जाता है, लेकिन उस समय ऐसी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं थी। गांव के प्रशासन का जो प्रमुख होता है उसको बोला जाता है गौटिया। क्या बोला जाता है, गौटिया। तो ये वाला तीसरा यहाँ पे गलत है और पहला और दूसरा आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका दोस्तों करेक्ट होगा, ये भी सीजीपीएससी के एग्जाम में आया हुआ है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, जहाँ प्रशासन में राजा को अमात्यों की सहायता प्राप्त थी। गांव के प्रशासन का प्रमुख गौटिया होता था। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, गांव के प्रशासन का प्रमुख गौटिया। और मुझे बताओ 12 गांव के जो समूह होते थे उसको बोला जाता था 12, और ये 12 के प्रमुख को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता था दाऊ। इसको क्या कहा जाता था, दाऊ। प्रशासन में सुविधा के लिए कलचुरी राज्य गढ़ों में विभाजित था। किसमें, गढ़ों में विभाजित था। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला वंश कौन सा वंश है, कलचुरी। ये लगभग 700 से 800 वर्ष तक शासन किए पूरे अलग अलग कोने में भारत के। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नागपुर के भोसला वंश के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति 1758 से लेकर 1811 तक छत्तीसगढ़ के शासक रहे। देखिए प्रश्न इस प्रकार से आए, क्या कर सकते हैं, आपको तो वो करना पड़ेगा, है ना, बताना पड़ेगा। देखिए जब प्रथम बार छत्तीसगढ़ में जब कलचुरी शासन था तो अंतिम राजा जो थे वो रघुनाथ थे, है ना, रघुनाथ थे, जो कि रतनपुर में शासन कर रहे थे। और मराठा के जो सेनापति यहाँ पे आक्रमण किया और इसको मतलब मार दिए, मार तो नहीं दिए लेकिन समर्पण करवा दिए। ठीक है, फिर मराठों का शासन हुआ। तो मराठों के जो शासन हुआ उसमें से प्रथम शासक थे आपके बिंबा जी, दूसरे शासक थे आपके चिमना जी, तीसरे शासक थे आपके वेंको जी। तो 2, 3 और 4 देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है, 2, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। मुदो जी नहीं थे, मुदो जी कहाँ के शासक थे, नागपुर के शासक थे। भोसले वंश के निम्नलिखित व्यक्ति 1758 से 1800 के बीच में शासन किए हैं। पहला आपका है 1758 से 87 के बीच में शासन काल याद कर लीजिए। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक थे आपके बिंबा जी। दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा प्रारंभ की थी।
देखिए ये एडिशनल फैक्ट है, चाहो तो ले सकते हो, नहीं चाहो तो आपकी इच्छा। ये मैं एडिशनल फैक्ट इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पेपर में डेफिनेटली क्या होता है कि ऐसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। सेम एज इट इस पेपर में तो नहीं आएगा, इन्हीं के बीच से प्रश्न आएंगे जो आपको मैं एक्सप्लेनेशन के तौर पे बता रहा हूँ। दूसरा, पिंबा जी के बाद आए थे चिमना जी। पिंबा जी के बाद आए थे कौन? चिमना जी। तो चिमना जी का शासनकाल सिर्फ और सिर्फ 1 साल था, जिसको आनंदीबाई ने, जो कि बिंबा जी की पत्नी थी, उन्होंने शासन करने के लिए लेके आए थे, लेकिन वो बेचारा सिर्फ 1 साल शासन कर पाए थे 87-88 में। तो बिंबा जी भोसले के दत्तक पुत्र सेना धुरंधर की इनकी उपाधि थी। तो ये दत्तक पुत्र थे और इनको सेना धुरंधर कहा जाता था। उसके बाद जो परमानेंट लंबा शासन करने आए थे वो वेंको जी थे, जो 1788 से लेके 1811 तक के। हालांकि ये प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ में शासन नहीं किए, ये क्या किए, मराठा जो थे नागपुर में रह के, वेंको जी नागपुर में रह के यहाँ पे सूबेदारों को भेज दिया करते थे। सूबेदार अर्थात ठेकेदारों को भेज दिया करते थे। इन्होंने सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की। 1811 में बनारस की यात्रा करते समय इनकी मृत्यु हो गई। तो छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था का इन्होंने प्रारंभ किया और सूबेदारों की मदद से छत्तीसगढ़ में इन्होंने शासन किया। तो मुधो जी यहाँ पे जो थे वो आंसर गलत हो जाएगा, बाकी बिंबा जी, चिमना जी और वेंको जी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, सबके लिए फेवरेट, 334 नंबर का है। सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलाना है। सूची 2 में छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह के बारे में बताया गया है, ये उसके लोकेशन है और ये उसकी तिथि है। तो देखिए दोस्तों, रुद्री नवागांव, मोहबना, तमोरा और गट्टासिली, ये 4 स्थान हैं। इसमें आपको कुछ स्थान को रटना होगा और कुछ स्थान को लॉजिकल से समझना होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे कौन सी तिथि हुआ था। जून में हुआ, जुलाई में हुआ, अगस्त में हुआ, सितंबर में हुआ, सभी 1930 में हुआ। तो इसके घबराने की नहीं बात है। तो आपको देखना है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। सोचो थोड़ा देर। देखिए मैं बताता हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले आपका जो है गट्टासिल्ली का आंदोलन चालू हुआ। कहाँ का हुआ? गट्टासिल्ली का। सबसे पहले तो गट्टासिल्ली का जून में ही चालू हो गया था। गट्टासिल्ली का जून में चालू हुआ। उसके बाद जुलाई में चालू हुआ आपका मोहबना। क्या हुआ? जुलाई में चालू हुआ आपका मोहबना। मोहबना का जब चालू हुआ उसके बाद अगस्त क्रांति के समय आपका आया रुद्री नवागांव। क्या? रुद्री नवागांव। तो एक आपका ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। और फिर लास्ट में जब आता है जो कि तमोरा है, जो महासमुंद में है, वो आता है सितंबर महीने में। तमोरा कहाँ आता है? सितंबर महीने में। तो आप उस हिसाब से मिला लीजिए। गट्टासिल्ली जो डी ऑप्शन है वो जून महीने में है सबसे पहले। तो देख लीजिए डी ऑप्शन पहले किसमें? इसमें है और इसमें है। अगर ए ऑप्शन से मिलाना चाहते तो रुद्री नवागांव का देख लो अगस्त महीने में कौन सा है। ए का 3 कौन सा है भाई? देख लीजिए। ए का 3 इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों ऑप्शन में आप फंसे हुए हैं। अब बी का देख लो मोहबना। तो मोहबना का जुलाई में देख लो बी का 2, बी का 2 और बी का 4। तो ये गलत हो जाएगा, बी का 2 करेक्ट हो जाएगा। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चाहे तो इसका आपको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे द्वारा ये पीडीएफ प्रोवाइड कराया जा रहा है, जो कि 100 क्वेश्चन का सेट होता है। कितने क्वेश्चन का? 100 क्वेश्चन का सेट होता है। और इस क्वेश्चन को हमने एक पीडीएफ में रखा है, कुल मिलाकर के 100 करके 5 सेट बनाए हमने। टोटल 500 क्वेश्चन का संग्रह है। अगर आपको 100 क्वेश्चन का संग्रह लेना है तो आपको मात्र और मात्र 5 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। और अगर आप पूरा 500 क्वेश्चन का संग्रह लेना चाहते हैं तो आपको 5 पंचे 25 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। ये हमने 5 रुपये की कीमत, बहुत नॉमिनल चार्ज सिर्फ इसलिए रखा है ताकि सिंसियर स्टूडेंट ही इसका फ़ायदा ले पाएँ। अदरवाइज़ पीडीएफ सर्कुलेट होता है, इसको ट्रांसफ़र करो, उसको ट्रांसफ़र करो, पढ़ता कोई नहीं है। इसलिए हम सिंसियरिटी के तौर पे 5 रुपये का चार्ज ले रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो QR कोड दिया हुआ है। QR कोड में पेमेंट करने के बाद आप जो है इस नंबर पे अपने स्क्रीनशॉट भेजिए, आपको तुरंत PDF मिल जाएगा। आप आने वाली जितनी भी तैयारी हैं कर रहे हैं उन सभी में काम आने वाला है। ठीक है, चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 335 नंबर का क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश काल का जनजाति विद्रोह एवं उसके नेता सुमेलित है?
छत्तीसगढ़ में बहुत सारे जनजाति विद्रोह हुए हैं, लेकिन अभी वर्तमान में आपको बताना है कि कौन से जनजाति विद्रोह में कौन से नेता सुमेलित हैं। पहले है बस्तर का कोई विद्रोह, जिसके नेतृत्व करता है जुग्गा दोरला, जो इसके नेतृत्व करते हैं नांगुल दोरला। ठीक है, तो ये तो आपके गलत हो गया। बस्तर का मुरिया विद्रोह झाड़ा सिरा 1876, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बस्तर का मुरिया विद्रोह को झाड़ा सिरहा के द्वारा नेतृत्व किया गया और झाड़ा सिरहा के द्वारा 1876 में नेतृत्व किया गया। ठीक है, ये जगदलपुर में मुरिया दरबार लगा था, उसी के साथ साथ ये समाप्त हुआ। ठीक है, कुछ भूल चूक थी राजा की, उसको मिल बांट के इन लोगों ने मिल बांट के कहने का मतलब मीटिंग करके सुलझा लिया गया। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन है? झाड़ा सिरहा। बस्तर का भूमकाल का विद्रोह आगे देख लेते हैं, कुछ नया निकलेगा। तो बस्तर का भूमकाल का विद्रोह कौन किया था? भैरंदो किया था? कि बिल्कुल नहीं किया था, बताओ। बस्तर के भूमकाल का विद्रोह किया था गुंडाधुर, जो कि नेतनार के रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी सरगुजा का उराव विद्रोह और गोंड विद्रोह मैं आपको अभी बताता हूँ। इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। देखिए, है ना, सरगुजा का उराव जो विद्रोह है वो बुद्धो भगत के द्वारा किया गया, बुद्धो भगत के द्वारा किया गया। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर बी तो करेक्ट हो गया। अभी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि उराव विद्रोह जो है वो बुद्धो भगत के द्वारा किया गया, और कोरिया का जो गोंड विद्रोह था दोस्तों, वो स्थानीय आदिवासियों के द्वारा किया गया। स्थानीय आदिवासियों के मतलब वहाँ के जो गोंड जनजाति पाई जाती उनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन 336 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ का सामाजिक राजनीतिक संगठन एवं व्यक्ति सुमेलित है? सुमेलित नहीं है, नहीं। इन्होंने जो लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए बहुत सारे संगठन बनाए थे, जो संगठन कहीं ना कहीं मायनों में आज़ादी के लिए मदद कर रहा था। तो आपको बताना है कि इसमें से सुमेलित कौन सा है। देश सेवक समाज पेंड्रा माधवराव सप्रे, गलत। छत्तीसगढ़ किसान सभा बिलासपुर कुंज बिहारी लाल अग्निहोत्री, गलत। सर्व सेवा समिति जांजगीर ठाकुर छेदीलाल, गलत। समित्र मंडल राजिम 1906, राजिम में हुआ था समित्र मंडल का गठन, जिनके नेतृत्वकर्ता और गठनकर्ता कौन है आपके? पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। समित्र मंडल की स्थापना 1906 में सुंदरलाल शर्मा राजिम में किए थे। राजिम कौन से जिला में पड़ता है? गरियाबंद में पड़ता है। इसका जो उद्देश्य था वो स्वदेशी आंदोलन का समर्थन करना एवं समाज सुधार तथा जनता में राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 337 नंबर का। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में जो है वो कलचुरी शासक लोगों के बारे में बताया गया है, और सूची 2 में बताया गया है कि उनकी उपलब्धियां क्या थी। तो अगर आपने कलचुरी प्रशासन बड़ा अच्छे से पढ़ा होगा, उनके शासककर्ता क्या क्या किए हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें दिया है पृथ्वीदेव प्रथम के बारे में, जाजलदेव प्रथम, जाजलदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय के बारे में। चलिए देख लेते हैं। पृथ्वीदेव प्रथम, ये तो हमने पढ़ लिया, अब इधर भी पढ़ लेते। सेनापति जगपाल देव राजीव लोचन मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार कौन कराया? आपको बताता हूँ। छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर का पराजय, बताओ कौन कराया? आपको पता होगा। सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया। तो दोस्तों मैं ये बताना चाहता, पृथ्वी देव प्रथम ही वो व्यक्ति थे जो सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण किए थे। ठीक है, और जाजल्यदेव प्रथम आपको याद होगा, जब सोमेश्वर जो है, जाजल्यदेव प्रथम जो है वो सोमेश्वर छिंदक नागवंशी राजा जो कि कहाँ के थे? बताइए कहाँ के थे? वो तो थे, वो बारसूर के थे, तो उनको हराया था जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर बी का आ जाएगा 2। फिर जाजल्यदेव द्वितीय के बारे में बताइए। जाजल्यदेव द्वितीय जो है वो त्रिपुरी के कलचुरी राजा जयसिंह की पराजय कर दिए थे। बोले थे जाजल्यदेव प्रथम जो है वो जो त्रिपुरी में जो कलचुरी शासक थे उनकी अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया था। तो जाजल्यदेव द्वितीय ने भी ये सेम चीज़ वही किया, और त्रिपुरी के जो कलचुरी जो है जयसिंह जब आक्रमण करने आ रहे थे तो जाजल्यदेव जो है उसको हरा दिए। तो ऑप्शन नंबर सी का आ जाएगा आपका दोस्तों 4th,
तो पृथ्वीदेव द्वितीय ने क्या किया? पृथ्वीदेव द्वितीय ने भैया किया सेनापति जगपाल देव द्वारा राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किया। ठीक है, तो डी वाला आ जाएगा आपका पहला। तो इसी प्रकार से आप ऑप्शन मिला लीजिए। डी वाला आपका आ गया पहला, दो ऑप्शन में आपका पहला है। ठीक है, पहला ए वाला है आपका तीसरे नंबर का, सकल कौशलाधिपति के, तो ए वाला है आपका तीसरा, ये भी करेक्ट है। अब बी वाला देख लीजिए, जाजलदेव प्रथम ने क्या किया? छिंदक नागवंशी राजा सोमेश्वर देव की पराजय किया, सोमेश्वर देव की पराजय किया। तो बी वाला आप लोग दीजिए, देख लीजिए दूसरा। उस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। कौन सा आएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट। ठीक है, ये देख लीजिए, मिला लीजिए। स्क्रीनशॉट करना है तो कर लीजिए, ये आपके डिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि आपको जब PDF मिलेगा तो उसमें आप ताकि देख पाएँ। ठीक है, चलिए अगला है 338 नंबर का क्वेश्चन। कौन से नंबर क्वेश्चन? 338। बहुत ट्रिकी है, बहुत समझने वाली बात है और थोड़ा डिफिकल्ट है। 1854 के पश्चात छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से किन ताहूतदारियों का निर्माण किया गया? देखिए, ताहूतदारियों का निर्माण ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय चालू हुआ था। ब्रिटिश अधीक्षक सैंडिस के समय चालू हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है 1854 में, आपको बताना 1854 के बाद और कौन सा हुआ? देखिए, सैंडिस ने चालू किया, सैंडिस ने बनाया लोरमी, लोरमी को बनाया। उसके बाद रघुजीत तृतीय का शासन हुआ, आपको याद होगा। ये मैं बात कर रहा हूँ 1818 से लेकर 1830 तक। ये शासन किए कौन? सैंडिस। सैंडिस बस नहीं, मतलब ब्रिटिश अधीक्षकों ने शासन किया। फिर 30 के बाद वापिस से मराठों को शासन दे दिया गया। तो मराठा जब शासन किए तो रघुजीत तृतीय भी 3 अलग अलग ताहूतदारी बनाई, 3 अलग अलग ताहूतदारी बनाई। अभी प्रश्न वो नहीं है, प्रश्न मैं बताऊंगा। प्रश्न आपका इसका आंसर अगर लेना है तो 1854 के बाद सिहावा बना, खल्लारी बना और संजारी बना। सिहावा, खल्लारी और संजारी। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 आ जाएगा। 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1854 के बाद कितनी ताहूतदारियाँ बनी? 3 ताहूतदारियाँ बनी, सिहावा, खल्लारी और संजारी। लेकिन सवाल तो ये जवाब मिल गया आपको। ठीक है, ये आपका आंसर 18 डी नंबर। लेकिन 1854 के पहले भी ताहूतदारियाँ बनी, जो कि मैंने बताया सैंडिस ने बनाया लोरमी को। उसके अलावा रघुजीत तृतीय के समय क्या क्या बने और बताओ? सिरपुर बना, लवन बना। कौन सा? सिरपुर और लवन। तो टोटल 3 और ताहूतदारी पहले से बन गई थी। मैं एक्सप्रेशन में करके बता देता हूँ। और 54 के पश्चात तो आपको मैं बता दिया हूँ क्या क्या बना, संजारी, खल्लारी और सिहावा। लेकिन उसके पहले सैंडिस जो थे, सबसे पहला ताहूतदारी लोरमी का बनाया। ठीक है, फिर उसके थोड़ा समय बाद कौन बना? सिरपुर बना और लवन बना 1948 और 43 में। ठीक है भाइयों, और सीधा सीधा 1854 के बाद 3 एक साथ जो बनाए गए थे वो यही था, संजारी, खल्लारी और सिहावा। आंसर मिल गया होगा आप लोग को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 339 नंबर का हमारा क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन, इसका नाम याद रखो, कि 1907 में रायपुर में हुए किस अधिवेशन में नरम एवं गरम विचारधारा वालों के बीच फूट के लक्षण प्रकट हुए? आपको याद होगा, अगर राष्ट्रीय राजनीति आपने पढ़ी है, 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था। सूरत के अधिवेशन में रास बिहारी बोस, जो कि सूरत में हुआ था, वहाँ भी कांग्रेसों में गरम दल और नरम दल के बीच में फूट पड़ गए थे। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी फूट पड़ गए थे। लेकिन आपको वो नहीं पूछा है कौन सा अधिवेशन, आपको पूछा क्रम पूछ दिया है। क्या पूछा? क्रम। कौन से क्रम में हुआ था? तो कौन से क्रम है? वैसे तो ये तृतीय क्रम का है, लेकिन उसके अलावा 1907 के पहले 1-2 और हुए, उसका भी फैक्ट बताता हूँ। लेकिन इसका आंसर आएगा सी नंबर, तृतीय में आएगा। ठीक है, देखिए, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार पॉलिटिकल एसोसिएशन का गठन 1903 में नागपुर में हुआ। कहाँ हुआ? नागपुर में हुआ था इसका गठन 1903 में। इसके बाद याद रखिए, इसका द्वितीय, तो जैसे गठन हुआ तो वहाँ अधिवेशन हो गया, ऐसा मान लिया गया। द्वितीय अधिवेशन जो है वो 1906 में कहाँ हुआ? जबलपुर में। तो एक बार यहाँ लिखो, 1903 में आपका नागपुर में हो गया, NGP में हो गया।
1906 में आपका जेपीपी मतलब जबलपुर, ठीक है। और 1907 में आपका कहाँ हुआ भाई? रायपुर में, आरपीआर रायपुर में हुआ। तृतीय अधिवेशन 1907 में रायपुर में आयोजित किया गया। यहीं पर गरम दल और नरम दल विचार दलों में मध्य में फूट पड़ गई। तो ये अपना 3 तो शुरू का हो गया, तो इसमें तीसरा नंबर पूछा कि कौन से नंबर में, तो तीसरा हुआ। चौथा और पांचवा भी लिख लो भाई। चौथा हुआ आपको 1915 में नागपुर में, 1916 पांचवा हुआ रायपुर में फिर छठवा हुआ आपका नागपुर 1917 में, ठीक है। तो टोटल वैसे 6 अधिवेशन के बारे में जानकारी दिया हूँ आपको। ये इस वाले उसका और कभी कभी पेपर में बिल्कुल पूछा जाता है। ये भी सीजीपीएससी के प्रिंसिपल वाले पेपर में आया है, वर्ग 2 में। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज के सेशन का। होम रूल आंदोलन में छत्तीसगढ़ में से निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने सक्रिय भागीदारी निभाई थी? देखो भाई, होम रूल भी 2 टाइप का था। एक है अपना तिलक का, बाल गंगाधर तिलक का। दूसरा है अपना बेसेंट का। तिलक वाला भाई था मुंबई का, अपना मुंबई का डॉन था। और ये भाई बहन थी चेन्नई की। तो चेन्नई वाला अपने यहाँ फ्लॉप हो गया, अपने यहाँ चला कौन सा? मुंबई वाला। तो मुंबई वाले का प्रभाव हुआ और पंडित रविशंकर शुक्ल पहले इसके मेंबर बने, पहले इसके सदस्य बने तिलक वाले संगठन का, होम रूल लीग आंदोलन का। फिर उसके बाद जैसे कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, राघवेंद्र राव जुड़ गए, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग के नेता जुड़ गए। ये दुर्ग के हैं, ये बिलासपुर के हैं और ये रायपुर के हैं, इसको भी ध्यान रख लो, ठीक है। और ये दुर्ग के हैं, लेकिन राम गोपाल दुबे का ऐसा कोई नाम नहीं आया। ये 3 नेता तो जुड़ गए थे। उसके अलावा ठाकुर प्यारेलाल भी जुड़े थे भाई, ये भी लिखना, ठाकुर प्यारेलाल भी जुड़े थे, अपने सहकारिता पुरुष माने जाते हैं। तो 1 2 3 वाला देख लो, 1 2 3 वाला ये अपना ए नंबर का करेक्ट है, ठीक है। सीजीपीएससी प्रिंसिपल में आए ये पेपर में देख लो भाई, है ना। देखो, पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर, राघवेंद्र राव बिलासपुर, घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग, प्यारेलाल सिंह राजनांदगांव, ठीक है। इसके बारे में और देख लो, 26 अगस्त 1917 को गठन हुआ था। 26 अगस्त 1917 को गठन हुआ था। क्या गठन हुआ था? होम रूल लीग। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है ना, 1917 में। और इसकी स्थापना जो करने वाले थे वो बैरिस्टर सीएम ठक्कर थे, बैरिस्टर सीएम ठक्कर, इन्होंने स्थापना किया। और पहले सदस्य आपके थे रविशंकर शुक्ल। क्लियर है दोस्तों। इसी के साथ मैंने आपको 330 से लेकर के 340 तक क्वेश्चन करा दिया है, जो कि 33 नंबर का सीरीज था हमारा। अगला सीरीज हम आपके लिए 34 बहुत जल्द लेने वाले हैं, लेकिन उसको लाने से पहले एक क्वेश्चन का आप जवाब देना है आपको। राजनांदगांव रियासत में सीपी कॉटन मिल्स की स्थापना के समय वहाँ के शासक कौन थे? ये मैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर का वेट कर रहा हूँ। बलराम दास, घासीदास, रामदास, प्रहलाद दास या इनमें से कोई नहीं? कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर कौन सा है, और अगले दिन का वेट करिए। ये अगले दिन के आंसर में आपको बताया जाएगा आपका नाम भी। अच्छा लगा होगा तो लाइक करो। थैंक यू सो मच। दोस्तों, टेस्ट तिहार नाम की टेस्ट सीरीज हम इस चैनल पे चला रहे हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के जीएस के टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर करते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर में सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के विभिन्न एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन को हम कवर करते हैं, जिसमें हम मॉडरेट लेवल से टॉप लेवल के क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। आप चाहे तो ये प्लेलिस्ट में जाकर के A1 नौकरी के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है, 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक है। इसमें हमने अभी तक 320 क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर आपको लगता है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और पढ़ने के लिए भी बेहतर क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज के पीडीएफ चाहते हैं और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन चाहते हैं पूरे हिस्ट्री के, तो 100 प्रश्नों का संकलन हम एक पीडीएफ में किए हुए हैं, और ऐसे हमने 3 सेट बनाया हुआ है। और ये जो प्रति सेट की कीमत है मात्र और मात्र 5 रुपए। कितना रुपए? 5 रुपए। एक सेट मतलब 100 क्वेश्चन का संकलन हम मात्र और मात्र 5 रुपए में दे रहे हैं। 5 रुपए की कीमत इसलिए रखी गई है ताकि इसको सिंसियर स्टूडेंट जब एफर्ट्स करे तो उसकी पढ़ाई करे।
अगर आप ऐसा भुगतान करना चाहते हैं तो ये क्यूआर कोड दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, इसमें पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। आपको तुरंत ही ये पीडीएफ मिल जाएंगे, ये पीडीएफ मिल जाएंगे आपको, और आप अपनी पढ़ाई को गति दे सकते हैं। आप यूट्यूब पर भी एक्सेस कर सकते हैं पूरा वीडियो, और आप जो है 5 रुपये पेमेंट करके ये पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।